प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक पुनः स्वागत है। कुछ क्वेश्चन थे बच्चों लोग का कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर में क्या अंतर क्या है। चेयरमैन का हिंदी होता है सभापति, डिप्टी चेयरमैन का होता है उपसभापति और स्पीकर को बोलते हैं अध्यक्ष, मतलब बोलने वाला। स्पीकर बोलने वाला मतलब सत्र को संचालन करने वाला स्पीकर। सभापति मतलब सभा को संचालित करने वाला चेयरमैन कहते हैं। उसका जो सहायक होता है उसे कहते हैं डिप्टी चेयरमैन कहते हैं, उपसभापति। और स्पीकर कहते हैं जो अध्यक्षता करता है। करीब करीब तीनों करीब मिलता जुलता है। पर देखिए, सभापति और उपसभापति का जो पद है ये राज्यसभा और विधान परिषद में होता है। वहाँ पर अध्यक्ष नहीं बोला जाता है, वहाँ पर सभापति बोला जाता है और उपसभापति बोला जाता है। राज्यसभा में सभापति का पद उपराष्ट्रपति को दिया गया है, उपराष्ट्रपति होते हैं। और मेंबर लोग इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं उपसभापति को। मेंबर लोग इलेक्ट करते हैं उपसभापति को। और लोकसभा और विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। सभापति और उपसभापति राज्यसभा और विधान परिषद में होते हैं, जो सत्र का संचालन करते हैं, जो सदन को संचालन करते हैं, लीडर होते हैं। और स्पीकर मतलब क्या, बोलने वाला, चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला को लोकसभा और विधानसभा में अध्यक्ष कहा जाता है और उनके सहायक को उपाध्यक्ष कहा जाता है। तो सभापति सभा की अध्यक्षता करने वाला को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। और कंट्रोल करने वाला या उसको चलाने वाला को अध्यक्ष कहते हैं। जो प्रायः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो शब्द है प्रायः लोकसभा और विधानसभा में प्रयुक्त होता है और राज्यसभा में होता है और विधान परिषद में होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति। दूसरा आया था कि निर्वाचित और मनोनीत में क्या अंतर है। निर्वाचित मतलब जिसका निर्वाचन के द्वारा निर्वाचन हुआ है, मतलब जिसका चुनाव हुआ है उसे निर्वाचित कहते हैं। और मनोनीत कहते हैं जिसका मनोनयन या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। निर्वाचित मतलब जिसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ है और मनोनीत मतलब जिसका अप्रत्यक्ष रूप से मनोनयन हुआ है, चुना गया है, इलेक्टेड उसको हुआ है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में मेंबर चुनाव के द्वारा वहाँ जाते हैं, परंतु
परंतु लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का चुनाव अनुच्छेद 331 के तहत की जाती है। राज्यसभा में 12 मेंबर अनुच्छेद 80(1) के तहत 12 मेंबर को चुनते हैं। कौन? राष्ट्रपति चुनते हैं। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। उसी प्रकार विधानसभा में भी राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को अनुच्छेद 333 के तहत मनोनीत करते हैं और विधान परिषद में 1/6 भाग मेंबर को मनोनीत करते हैं। इलेक्टेड निर्वाचित मतलब जिसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ है, और मनोनीत मतलब जिसका अप्रत्यक्ष रूप से मनोनयन हुआ है, मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। इसको इस प्रकार से भी समझते हैं कि नौकरी भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंपटीशन के थ्रू और एक होता है अनुकंपा के द्वारा। अनुकंपा उसे कहते हैं कि अगर किसी के भी अगर माता या पिता नौकरी कर रहे हों, सरकारी नौकरी कर रहे हों, और उनकी सेवा काल के बीच में ही मृत्यु हो जाए तो उनके आश्रित को नौकरी मिल जाती है। अगर उनके आश्रित को नौकरी मिलती है तो उसे कहते हैं अनुकंपा। परंतु जो कंपटीशन फेस करके गया है उसे कहते हैं चुनाव के द्वारा गया है, सिलेक्शन हुआ है उसका। इलेक्टेड और सिलेक्टिव में चुना गया है, मतलब कि सिलेक्शन के द्वारा उसका नियुक्ति हुआ है। तो निर्वाचन की एग्ज़ाम के थ्रू जो जाएगा लड़का वो डायरेक्ट रूप से जाएगा, और जो अनुकंपा के थ्रू आएगा वो इनडायरेक्ट रूप से आएगा। उसी प्रकार जिस मेंबर का चुनाव होकर के आएगा उसे निर्वाचित कहेंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में मैक्सिमम मेंबर निर्वाचित होते हैं, परंतु कुछ वैसी भी सीट निर्धारित की गई है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल कुछ मेंबर को इलेक्ट कर सकते हैं और चुन सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का होता है, राज्यसभा में 12 मेंबर का, विधानसभा में 1 मेंबर राज्यपाल चुनते हैं और विधान परिषद में 1/6 भाग मेंबर का चुनाव राज्यपाल करते हैं, मनोनीत करते हैं राज्यपाल। जैसे कि अभी विधानसभा का सीट है 81+1 है। 81 निर्वाचित हैं और 1 क्या हैं? मनोनीत हैं। किनके द्वारा? तो वो किनके द्वारा हैं? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल में जे.जी. गोल्डस्टीन एंग्लो इंडियन के पद पर झारखंड विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। बहुत क्वेश्चन आता है ये भी कि झारखंड विधानसभा के एंग्लो इंडियन का किन्हें दिया गया है, पद दिया गया है, तो वो दिया गया है डॉक्टर जे.जी. गोल्डस्टीन। कितने अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 333 के तहत। 4 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है संसदीय में, 330, 331, 332, 333। 333 में क्या है कि लोकसभा में SC/ST को सीट रिजर्व है। 331 में क्या है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पद है। 332 में क्या है
तो विधानसभा में SC/ST का पद दिया गया है। 333 में क्या है, राज्यसभा में 333 में क्या, विधानसभा में एंग्लो इंडियन का पद के लिए आरक्षित किया गया। 330, 331, 332, 333 और राज्यसभा में और विधान परिषद में SC/ST का पद रिजर्व नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 330 में क्या है, तो लोकसभा में SC/ST के बारे में। 331 में क्या है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में। 332 में क्या है, विधानसभा में SC/ST के बारे में। 333 में क्या है, तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में लिखा गया है। तो निर्वाचित मतलब जो डायरेक्टली चुनाया गया है, चुनाव दोनों का हो रहा है, चुनाव दोनों का हो रहा है, पर एक का चुनाव हो रहा है डायरेक्ट और एक का चुनाव हो रहा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाला को कहेंगे निर्वाचित और इनडायरेक्ट वाला को कहेंगे मनोनीत। इनडायरेक्ट वाला को कौन चुनते हैं, तो पैनल के लोग चुने और किनके द्वारा मनोनीत हुए, तो केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल के द्वारा। तो फर्क है कि 90% से ऊपर 90 से ऊपर सभी मेंबर निर्वाचित होते हैं, परंतु कुछ मेंबर मनोनीत होते हैं, किसमें, लोकसभा में और विधानसभा में और विधान परिषद में। जैसे झारखंड में 81 सीट निर्वाचित है, तो एक सीट क्या है, राज्यपाल एंग्लो इंडियन को चुन सकता है, जो कि अभी हैं, काम कर रहे हैं JG गोल्डस्टीन। अभी JG गोल्डस्टीन एंग्लो इंडियन के पद पर कार्य कर रहे हैं। सभापति और सभापति को इंग्लिश में कहते हैं चेयरमैन और उप सभापति कहते हैं डिप्टी चेयरमैन। और ये दोनों का पद का प्रयुक्त किया गया है राज्यसभा में, विधान परिषद में, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किया गया लोकसभा में और विधानसभा में। ये 4 गो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग विधान परिषद का लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, धन विधेयक। धन विधेयक आप लोग एक बार धन विधेयक केंद्र के बारे में पढ़ लेते, एक बार रिवीजन कर लेने के पश्चात और इजी हो जाएगा समझने में कि केंद्र के धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में रखा गया है और राज्य के धन विधेयक को अनुच्छेद 199 में रखा गया है। हूबहू बराबर है। केंद्र के धन विधेयक और राज्य के धन विधेयक हूबहू बराबर है। कैसे बराबर है कि केंद्र के धन विधेयक में भी धन संबंधी विषय शामिल करते हैं, यहाँ भी वही करेंगे, धन संबंधी विषय शामिल करेंगे। केंद्र के धन विधेयक में पढ़े थे कि धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में पेश करते हैं। यहाँ भी वही, सर्वप्रथम विधानसभा में पेश करते हैं। बस यहाँ लोकसभा, यहाँ विधानसभा, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति है कि नहीं है, धन विधेयक में क्या पढ़े थे कि राष्ट्रपति का अनुमति अनिवार्य है। तो यहाँ राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो यहाँ पर राज्यपाल हो जाएंगे। राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य है। यहाँ पर कौन घोषणा करता है कि धन विधेयक है, तो कौन घोषणा करता है, लोकसभा के अध्यक्ष घोषणा करेंगे। तब आप लोग खुद बताइएगा
यहाँ कौन घोषणा करेंगे? यहाँ घोषणा करेंगे, यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष, तो यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष, यहाँ करेंगे विधानसभा के अध्यक्ष। आगे आएंगे, राज्यसभा कितना दिन रोक सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन रोक कर रख सकती है। 15वें दिन स्वतः पारित हो जाती है, इसे बताया हुआ है। अतः राष्ट्रपति धन विधेयक मामले में ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाते हैं। यहाँ भी हूबहू बराबर, यहाँ भी विधान परिषद 14 दिन में पास करेगा। यहाँ भी राज्यपाल ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाते हैं। दोनों स्थिति में नहीं हो जाएगा। समान विधेयक में पढ़े थे, समान विधेयक में कि राज्यपाल विधानसभा जब विधान परिषद को भेजती है तो विधान परिषद को प्रथम बार 3 महीना, दूसरी बार 1 महीना में भेजना ही पड़ता है, नहीं तो 1 महीना के पश्चात स्वतः पास हो जाता है। इसीलिए राज्य के मामले में, राज्य के विधेयक के मामले में राज्यपाल ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाते हैं। और क्वेश्चन आता भी है कि राज्य के विधेयक के पारित करते समय किस स्थिति में ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे? तो नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? कि समान विधेयक में प्रथम बार 3 महीना और दूसरी बार 1 महीना में स्वतः पास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार धन विधेयक के मामले में विधान परिषद भी 14 दिन में क्या कर देगा? पास कर देगा। इसीलिए यहाँ पर ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाते हैं। आगे आते हैं, हूबहू बराबर है सब। यहाँ भी आते हैं कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पारित करते समय वीटो पावर नहीं लगाते हैं। अतः उन्हें प्रथम बार में ही पारित करना होता है। यहाँ भी राष्ट्रपति धन विधेयक में राज्यपाल धन विधेयक में वीटो पावर नहीं लगाते हैं। समान विधेयक में लगाते हैं, समान विधेयक में। और जैसे ही साइन हो जाएगा किसका? विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति के द्वारा पारित होते ही धन कानून बन जाता है। यहाँ भी यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यहाँ विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के द्वारा पारित होते ही धन कानून बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हूबहू बराबर है। यहाँ भी धन संबंधी विषय को शामिल करेंगे।
सर्वप्रथम कहाँ पेश करेंगे? तो लोकसभा में। यहाँ कहाँ पेश करेंगे? तो विधानसभा में। राष्ट्रपति की अनुमति है कि नहीं है? है। यहाँ भी राज्यपाल की अनुमति के बिना पेश नहीं होगा। कौन घोषणा करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष घोषणा करेंगे। यहाँ कौन घोषणा करेंगे? तो विधानसभा का अध्यक्ष करेंगे। यहाँ पर राज्यसभा कितना दिन रोक सकता है? तो 14 दिन। अगर नहीं हुआ तो 15वें दिन स्वतः पास हो जाएगा। अतः राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाएंगे, राज्यपाल भी ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 14 दिन में पास करना होता है। यहाँ भी वीटो पावर नहीं लगेगा, यहाँ भी वीटो पावर नहीं लगेगा, राज्यपाल नहीं लगाएंगे। और जैसे ही पास होगा कानून बन जाएगा, कानून का रूप ले लेगा। परंतु एक चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं कि केंद्र के समान विधेयक और राज्य के समान विधेयक में थोड़ा अंतर है। यहाँ भी राष्ट्रपति वीटो पावर लगाते हैं और यहाँ भी राज्यपाल वीटो पावर लगाते हैं। कुछ यहाँ वीटो पावर में 3 वीटो लगता है, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और तीसरा जेबी वीटो। बताए थे पूरी तरह अस्वीकार कर देना पूर्ण वीटो। निलंबनकारी में कि अगर लोकसभा राज्यसभा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति को कुछ त्रुटि नजर आया तो एक बार राष्ट्रपति संसद को भेज सकते हैं। अगर दोबारा वही विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति को हर हालत में पास करना पड़ेगा। तो यह क्वेश्चन बहुत आता है कि किसी भी समान विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार संसद को भेज सकते हैं? तो उसका उत्तर होगा 1 बार। दोबारा अगर आता है तो पास करना अनिवार्य है। और ये भी वीटो में ना तो पास करेंगे ना रिजेक्ट करेंगे, अपने पास रख ले रहेंगे, उसको जेबी वीटो कहते हैं। उसको कोई टाइम टेबल नहीं है। परंतु समान विधेयक में क्या है कि राज्यपाल भी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कुछ राष्ट्रपति के सलाह के लिए भी भेजते हैं। राष्ट्रपति के सलाह के लिए भेजते हैं। अगर देखिएगा यहाँ थोड़ा सा अंतर है। अगर राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक अगर राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया तो राष्ट्रपति विधानसभा को पुनः भेज सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति एक बार भेज सकते हैं संसद को, यहाँ पर विधानसभा को पुनः भेज सकते हैं। परंतु शर्त ये रहेगा, जिस प्रकार संसद दोबारा अगर भेजती है तो उनको पास करना पड़ता है, पर कोई टाइम टेबल नहीं है। पर यहाँ क्या है कि विधानसभा को 6 महीने में पुनः राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। अगर राष्ट्रपति को दोबारा, पर यहाँ तो था एक ही बार, दोबारा जाएगा तो पास करना पड़ेगा। पर यहाँ पर क्या है कि अगर 6 महीने में दोबारा गया तो राष्ट्रपति के पास कोई रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी बाध्यता नहीं है कि उनको पास करना ही पड़ेगा। रिजेक्ट दोबारा भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो संसद के मामले में राष्ट्रपति एक बार ही संसद को भेज सकते हैं किसी भी विधेयक को, समान विधेयक को, धन विधेयक को नहीं, समान विधेयक को। परंतु अगर कोई राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति को कुछ त्रुटि नजर आया तो राष्ट्रपति एक बार भेजे विधानसभा को, और परंतु विधानसभा को 6 महीने के अंदर पुनः राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। अगर राष्ट्रपति को दोबारा उसमें कुछ त्रुटि नजर आया या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उन पर बाध्यता नहीं है कि आपको उनको हर हालत में पास करना ही पड़ेगा। पास भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यही अंतर है, ये बहुत बड़ी अंतर है कि केंद्र के मामले में राष्ट्रपति एक ही बार भेज सकते हैं, परंतु दोबारा अगर वही विधेयक आ गया राष्ट्रपति के पास तो उनको अनुच्छेद 111 के तहत पास करना पड़ेगा ही।
जरूरी है, पास करना ही है। परंतु राज्य के मामले में कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति पुनः विचार करने के लिए विधानसभा के पास भेजते हैं और विधानसभा को 6 महीने के अंदर भेजना पड़ता है राष्ट्रपति के पास विचार करके, और राष्ट्रपति इसमें स्वतंत्र हैं कि उसको पास करें या रिजेक्ट करें। पर यहाँ पर केंद्र के मामले में नहीं, इनको पास करना ही पड़ेगा, पर राज्य के मामले में स्वतंत्र हैं कि पास करना है कि रिजेक्ट करना है। ये अंतर है। और धन विधेयक में वीटो पावर लगता ही नहीं है, न केंद्र में न राज्य में। तो इस प्रकार से आपका पूरा केंद्र और राज्य की विधायिका का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। इसमें आप पढ़े क्या कि संसद की संरचना, लोकसभा, राज्यसभा, समितियां, विधेयक पढ़े। राज्य की विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद और विधेयक पढ़े। कुछ नया टॉपिक के साथ में हम लोग पॉलिटी में अगली बार मिलेंगे। उसमें सीरीज के अब कुछ नया कुछ इसमें स्टार्ट करेंगे। विधायिका का पोर्शन यहीं आपका समाप्त हुआ। अगर आपको डिटेल इसमें और कुछ देखना है तो सारा वीडियो बन चुका है, आप उसको एक क्रम से एक एक करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। अगली बार हम कुछ नया टॉपिक के साथ में पॉलिटी में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। यहीं पर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।